डिजेनरेशन क्या होता है, व्हाई कोड्स आर डिजेनरेटिंग, कई बार ये पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और बोर्ड में कोड से क्वेश्चन आने की, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आने की चांसेस काफी रहते हैं, काफी हद तक, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। वेट फॉर अ मिनट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद रहता है अब देखो पहले जेनेटिक कोड होते क्या चीज, ये बता सकता है कि व्हाट आर द जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को ही हम लोग कोडॉन कहते हैं, कोडॉन। तो कोडॉन होता क्या है? कोडॉन एक सीक्वेंस है ना, कोडॉन। तो सपोज दैट ये एक डीएनए था और इस तरह से या रेप्लिकेट नहीं हुआ, डीएनए ओपन हुआ, मैं गलत प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डीएनए ओपन हुआ। तो डीएनए इस तरह से ओपन हुआ। अब जब डीएनए ओपन हुआ तो डीएनए के है ना एक एंड को, डीएनए जब ओपन हुआ तो डीएनए के 2 एंड्स में थोड़ा सा डार्क लिख, ये मतलब और बड़ा करूं क्या, मोटा और मोटा लिखूं? अच्छा ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। तो जेनेटिक कोड को हम कोडॉन कहते हैं, अभी ठीक है, कोडॉन कहते हैं। तो ये जो कोडॉन है इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा डीएनए का एक सीक्वेंस है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है ना। अब इसी डीएनए के सीक्वेंस में हमारा आरएनए बनता है। तो सपोज दैट डीएनए का सीक्वेंस था ए टी सी ए सी जी सी 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 ए टी ए जी सी ए। अब क्या हुआ, इसके ऊपर डीएनए के, तो हमें यही पता है कि दोनों स्ट्रैंड के ऊपर तो आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। हमें पता है कि डीएनए के तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये हमारी बड़ी सी न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये हमारी न्यूक्लियस, तो दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा कि ये डीएनए है और ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। अब देखिए आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर डीएनए के स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। जब डीएनए के स्टैंड में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से ए के सामने क्या आ जाएगा, अब टी तो आएगा नहीं ना, समझते आइए, यू आ जाएगा, ऐसे ही सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। तो यू ए यू, है ना, फिर जी जी जी, है ना, और सी जी यू यू और ए और जी, ये आरएनए बन गया। उसके बाद हमको पता है कि ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो पहला स्टेप हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए को, तो डीएनए क्या था, ये जीन्स था, इस जीन्स का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। समझते जाइएगा, फिर मत बोलना कि सर दोबारा फिर से पूरा बता दो, ठीक है, ये ध्यान से समझिए। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद न्यूक्लियस से ये आरएनए आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा ये आरएनए आपका बाहर आ चुका है ना, फिर आरएनए निकल करके बाहर आ गया। अंदर क्या था, अंदर न्यूक्लियस में अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए क्या है, दिस इज एमआरएनए एक्चुअली। एमआरएनए कहां से आया, ये न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद हैं, यह बात हमको पता है, न्यूक्लियर पोर है,
इन्हीं न्यूक्लियर पोर से निकल करके जब आरएनए बाहर आ गया तो हमने देखा कि इस आरएनए में कुछ सीक्वेंस है जो उसने डीएनए से कॉपी है। अब वो सीक्वेंस क्या था? यूजीसी, है ना। फिर सीक्वेंस क्या है? ए यू, ठीक है। फिर क्या है? जी जी डी, जो उसने डीएनए से कॉपी किया, है ना। फिर क्या है? सी जी यू, सी जी यू, कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। यू ए जी, ये तीन तीन का जो सेट है, तो ये जो तीन तीन के न्यूक्लियोटाइड का सेट है कहाँ पे? आरएनए में। तो आरएनए में ये जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट है, इस आरएनए के सेट को हम लोग कहते हैं क्या है? इसको हम कोडॉन कहते हैं। इस एक सेट को कोडॉन कहते हैं। देखो यहां पर ना कहीं बीच में कॉमा होता है, ठीक है ना, और यहां पर ना कोई हाइफन लगा होता है, इन सबको हम कोडॉन कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक कोडॉन जो होता है, ये एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो पर्टिकुलर कोडॉन कोड फॉर एमिनो एसिड, है ना। अब देखो कोडॉन टोटल कितने हैं? तो कोडॉन्स के नंबर तो बहुत सारे हैं। कोडॉन्स टोटल करीब 64 कोडॉन है ना। तो टोटल कोडॉन के नंबर कितने हैं? 64 कोडॉन। ये होते क्या है? सो हम कह सकते हैं कोडॉन इज द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड, इसको हम कोडॉन कहते हैं। अब कोडॉन 64 होते हैं और टोटल हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं? 20 एमिनो एसिड, है ना। 20 एमिनो एसिड है जिनका की फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो यहां पर इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, ये तय है कि एक एमिनो एसिड के को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। तो इसीलिए आप समझिए कि एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं, है ना। समझ गए ना। तो एक से ज्यादा कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को, और बहुत सारे एमिनो एसिड, जब एक से ये बहुत सारे एमिनो एसिड इस तरह से एक चेन में बन जाते हैं, है ना। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड एक चेन में लग जाते हैं तो इस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, और या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए। नो सर। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना कोडॉन्स क्या होते हैं? तो हेडिंग डालेंगे जेनेटिक कोड, है ना, और लिखिए कोडॉन क्या होते हैं। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हेडिंग डालिए कोडॉन्स या जेनेटिक कोड। ठीक है, चलिए ग्रेट, आपको क्लियर हो गया, है ना। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर, मैं ही बताना चाह रहा था। और ट्रांसलेशन कहां होता है? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस, वो होता है आपका प्रोटोप्लाज्म में। तो चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। नोट करेंगे। द सेल्स आर capable to synthesize, cells are capable to synthesize their specific protein, their specific protein by information flowing from information flowing from DNA. Full stop. This information exists as particular sequence of
सर दिस इंफॉर्मेशन के बाद exist as the particular sequence of nitrogenous bases in DNA strand. Nitrogenous bases in DNA strand. And this is called genetic code. Next point. This information is copied by messenger RNA and sent to protein manufacturing machinery. That is ribosome. That is ribosome. The genetic code were first time reported by Nirenberg, NIRENBURG, Nirenberg in 1961. It was triple U. ठीक है, सर यू क्या है सर? भैया कोड है, जैसे यूजीसी कोड है, यूएएयू कोड है, तो तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके कोड बनाते हैं। तो ये पहला कोड था जो खोजा गया, ट्रिपल यू यू यू। ये दुनिया का पहला जेनेटिक्स का कोड था जिसको डिस्कवर किया गया। समझे? एक मिनट होल्ड करो रुको। तो ये पहला जेनेटिक कोड था जिसको कि डिस्कवर किया गया। अब नोट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बोर्ड में मेनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो एक्चुअली यही है कि जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, है ना? तो देखिए, अब नोट करना स्टार्ट कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड आप पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है?
अच्छा, जेनेटिक कोड के लिए जिन्होंने जेनेटिक कोड प्रॉपर बनाया, वो इंडियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नीरेनबर्ग के साथ बनाया था। उनका नाम था हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना वाज, अच्छा, हरगोविंद खुराना को ये भी एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने पहला वर्ल्ड का आर्टिफिशियल जीन बनाया था। ही वाज इंडियन। तो आपके बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया और जेनेटिक कोड डिस्कवर किया नीरेनबर्ग के साथ मिलकर के। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड में सबसे पहला, फर्स्ट, ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर। जेनेटिक कोड is a triplet code three adjacent bases, three adjacent bases called codon, called codon. The code for amino acid. The code for Specific amino acid. Specific amino acid. अब देखो, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो कोडॉन होते हैं, ये रीड कैसे किए जाते हैं? तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, है ना, 3 जो कोडॉन होते हैं, तो हम 5 प्राइम एंड से शुरू करेंगे। तो सपोज पहला क्या हुआ, AUG, है ना, तो ये क्या हुआ, एक कोडॉन हो गया। तो हम रीड करना कहां शुरू करेंगे, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है ना, क्लियर है? सेकंड, सेकंड क्या है, नो ओवरलैपिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ? सपोज दैट ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहां पर क्या है, AUG, फिर आगे क्या है, तो होता नहीं, GUG, ठीक है, AAA, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक कोडॉन ये हो गया और दूसरा ये G दोनों में ओवरलैप कर रहा, आप कहो दूसरा कोडॉन ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग सेपरेट होंगे। यहां पर इन दोनों में नाइट्रोजन बेस में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ऐसे कोडॉन पड़े जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं होंगे। तो नोट करेंगे, द एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। आप साथ साथ में बनाते जाइए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। द एडजेसेंट कोडॉन, और यही आंसर लिखने की खूबसूरती होती है कि आप मार्क्स अच्छे पाते हैं अगर आप इस तरह से समझाते चलते हैं। आपको हमेशा आंसर ऐसे लिखना होता है जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि ये जो भी पढ़ाया गया है ना, तो सामने वाले को ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं जैसे, तो ऐसे ही आंसर लिखना चाहिए। तो नोट करेंगे, द एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, कॉमा, दे डू नॉट शेयर any base, they do not share any base, they do not share any base. Full stop. Each single base, each single base is a part of, each single base is a part of only one codon. Third, no punctuation, no punctuation, मतलब कि कोडॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉमा नहीं होगा। तो कोडॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉमा नहीं होना चाहिए। 1 2 3, तो ऐसा नहीं होगा 4 7 8 9 ऐसे करके। तो यहां पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए AUG,
GUG, CTC, ATC। तो यहाँ पर इनके बीच में किसी तरह का कॉमा नहीं होगा, मतलब 3 हो गए तो हमने समझ लिया कोडॉन होगा, 3 हो गए तो एक कोडॉन, 3 कोडॉन। इनके बीच में किसी भी तरह का कॉमा, हाइफन या कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड इसी में लिखे नो पंक्चुएशन, जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस, जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस, there is no punctuation mark, there is no punctuation mark between two codon, there is no punctuation mark between two codon। फोर्थ है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप बात करते हैं ये AUG और GUG, ये दोनों ही एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, उस एमिनो एसिड का नाम है मीथ्योनाइन। तो हमेशा सबसे पहले जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो हमेशा फर्स्ट कोडॉन जो होगा वो AUG या GUG, इनमें दो में से कोई भी होगा। ये भी मीथियोनाइन को कोड करता है। मीथियोनाइन एक तरह का एमिनो एसिड है। अब भाई साहब AUG बैक्टीरिया में भी मीथियोनाइन कोड करेगा, प्लांट में भी मीथियोनाइन कोड करेगा, एनिमल में भी मीथियोनाइन कोड करेगा, फंगस में भी मीथियोनाइन कोड करेगा, वायरस में भी यही कोड करेगा। तो ये जो कोडॉन होते हैं ना यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि AUG ह्यूमंस में कुछ और कोड कर रहा है, प्लांट में कुछ और कोड कर रहा है, ठीक है। तो नोट करेंगे, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज a given codon, that is a given codon code for, एक मिनट होल्ड करना भाभी, सो नोट करेंगे, that is a given codon in DNA and mRNA, a given codon in DNA and mRNA specify the same amino acid specify the same amino acid in all organism, either it's bacteria, comma, virus, comma, plant or human, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिजेनरेसी, इसी को रिडंडेंसी कहते हैं। बोर्ड वाले इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछा जाता है कि जस्टिफाई द कोड्स आर डिजेनरेटेड,
डिजेनरेसी और डिसो रिडंडेंसी। तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसका सिंपल वही मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया कि कोडॉन कितने हैं, तो टोटल कोडॉन 64 हैं। इन 64 में 61 कोडॉन किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। बाकी के जो 3 कोडॉन है ये किसी को कोड नहीं करते, इनको नॉनसेंस कहते हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं होता, नॉनसेंस। अब देखेंगे नॉनसेंस करते क्या है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये एमिनो एसिड, ये क्या बोलते हैं, कोडॉन कितने हैं, 61 हैं, और एमिनो एसिड कितने हैं, 20, और कोडॉन 21। इसका मतलब एक से ज्यादा कोडॉन एमिनो एसिड को, एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिजेनरेसी, ठीक है। तो नोट करेंगे, द जेनेटिक कोड डिजेनरेट, the genetic code degenerate, that is one amino acid often have, that is one amino acid often have more than one codon। नेक्स्ट स्टार बना के लिखेंगे, ओनली मीथियोनाइन, ओनली मीथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन have सिंगल कोडॉन। ये दो ही ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनके सिंगल सिंगल कोडॉन है, बाकी जितने भी एमिनो एसिड हैं सबके एक ज्यादा कोडॉन है। क्लियर? आर्जिनिन एक और एमिनो एसिड, आर्जिनिन हैव 6 कोडॉन, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़, इन दोनों अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी सबके एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। नेक्स्ट, नॉन एम्बिग्यूटी, नॉन एम्बिग्यूटी। कुछ एम्बिगुअस नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये कोडॉन इसी को कोड करेगा। ईच कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो नॉन एम्बिग्यूसी। ईच कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, none of them code for more than one amino acid, hence there is each codon code for one amino acid, each codon code for one amino acid, none of them code for more than one amino acid, more than one amino acid, hence there is no doubt
that is no ambiguity. Seventh, nonsense codon. मैंने कहा था ना, 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी चीज को कोड नहीं करते, और ये जहां आ जाएंगे, तीनों में से कोई भी एक कोडॉन अगर आ गया, बस वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कोडॉन एसिड को कोड नहीं करते, तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं से खत्म हो जाती है। इनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ये नॉनसेंस कोडॉन 3 है, UAA, UAG, UGA। इनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो आउट ऑफ 64, these 3 codon they do not code for any amino acid। ठीक है, इसीलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, किनको इनका कोई सेंस नहीं बनता है। और इन्हीं को ये कोडॉन जहां पे आ जाएंगे, तो पूरे जीन्स के सीक्वेंस में, आरएनए में, जहां पे नॉनसेंस कोडॉन, वहीं पे एमिनो एसिड बनना बंद हो जाएगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। इसीलिए इनको हम लोग टर्मिनेटर कोडॉन या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। इन्हीं को टर्मिनेटर कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को कोड कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए इनको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। तो नोट करेंगे, आउट ऑफ 64 कोडॉन, these 3 codon do not specify any amino acid. Hence, they are called nonsense, terminator, or stop codon। टर्मिनेटर टर्मिनेटर के बाद टर्मिनेटर ऊपर लिखा है भाई, और स्टॉप कोडॉन। नॉनसेंस, टर्मिनेटर और स्टॉप कोडॉन। They stop the synthesis of polypeptide chain। ठीक है, एक और, तो सिंथेसिस के बाद they stop the synthesis of polypeptide chain। इसी तरह से 2 इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, AUG और GUG। These are initiation codon। Initiation codon because they initiate protein synthesis, because they initiate protein synthesis। ठीक है भाई, क्लियर है? इनिशिएट के बाद इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए भाई, प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसी है ना, कैसे होती है वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये आपको मैं बताऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसी है, व्हाट इज द वे दैट प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस।
आप देखो ट्रांसक्रिप्शन में आपको बता दिया, ट्रांसलेशन पहले समझिए। हाउ डज ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस? देखो, तो बहुत गौर से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कैसे क्या होता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये थी न्यूक्लियस, तो मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस थी, है ना। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया कि एक डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए था, दिस वाज डीएनए। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। देखिए, डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए निकल करके बाहर आ गया, तो न्यूक्लियोप्लास्ट में निकल करके आरएनए बाहर आ गया प्रोटोप्लास्ट में। अब जितने भी एमिनो एसिड अलग अलग हैं वो प्रोटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, तो सभी एमिनो एसिड प्रोटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जितने भी एमिनो एसिड हैं, तो ये सब एमिनो एसिड हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म इज पूल ऑफ एमिनो एसिड। सही है ना। तो न्यूक्लियोटाइड पूल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड पूल किसको बोलते हैं? सर डीएनए को। न्यूक्लियोटाइड पूल डीएनए को बोलते हैं। ये तुम लोग क्या पढ़ते हो यार? न्यूक्लियस के। किसको बोलते हैं? थोड़ा तेज बोलो जल्दी से। सर न्यूक्लियोप्लाज्म को। वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सब न्यूक्लियोटाइड कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, है ना। बार बार मैं 10 बार रिपीट करता हूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं, हर चीज में क्लियर करता हूं। याद रखिए, आप लोग रिवीजन कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके पढ़ने से होगा। मार्क्स आपके पढ़ने से आएंगे। मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, जो ज्ञान आपके दिमाग में वही सिर्फ आपका है। देखो, वहां पर आप पेपर लिखोगे, आपने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप ऐसा बोर्ड से परमिशन करा लो तो 100 आउट ऑफ 100 में दिलवा दूंगा, लेकिन आप जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। लिखना आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ। तो कीप ऑन रिवीजन, ठीक है। जेनेटिक्स रिवाइज कर डालिए, किसी भी दिन मैं टेस्ट ले सकता हूँ ओरल। कैमरा ऑन कर दूंगा, गूगल किसी को गूगल में सर्च करने का परमिशन नहीं मिलेगा, पेज सामने, फिर देखूंगा कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता। मैं किसी भी दिन ले सकता हूँ, याद रखिएगा, जब भी मेरा मन होगा। तो याद रखिए, आपको किसी भी कंडीशन में अगर मैं पूछूं तो आना चाहिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज मैंने थोड़ा ना तो पूछ ली तुम लोगों से, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि क्या हुआ ये? सर स्क्रीन पे एक्स्ट्रा विंडो आ रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट रुकना जरा। नहीं दिख रही? नो सर। तो भाई, अरे नीचे चली गई, देखो। ठीक है, अब देखिए, देखिए, दिख रही है, नहीं दिख रही है? यस सर। रुको,
देखिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि एमिनो एसिड यहीं पे पड़े हुए होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपसे बताया था स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन हम लोग एयूजी या जीयूजी को बोलते हैं। तो एयूजी मीथियोनाइन को कोड करता है, तो सबसे पहले एयूजी आता है। तो मैंने आपको बताया था कि एयूजी जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस अमीनो एसिड का नाम है मीथियोनाइन। मीथियोनाइन, तो पहला अमीनो एसिड हमेशा मीथियोनाइन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले एयूजी, आप देखो यहां पर क्या है, ये लार्ज राइबोसोम की 2 यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल वाली सब यूनिट, ठीक है ना, दोनों सब यूनिट आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनिशिएशन कोडॉन के लिए देखिए, सबसे पहले पहला एपिसोड ये क्या हो गया, टीआरएनए हो गया। टीआरएनए क्या करता है, ये टीआरएनए हो गया। टीआरएनए अपने साथ ये एमिनो एसिड पकड़ कर ला रहा है, देखते जाओ, ये टीआरएनए अपने साथ एमिनो एसिड पकड़ कर लाता है, और ये हो गया टीआरएनए। टीआरएनए के यहाँ पे छोर में एंटी कोडॉन होता है, हर कोडॉन का अपोजिट एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास होता है, ठीक है। अब इनिशिएशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड टीआरएनए ब्रिंग्स द फर्स्ट एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन टू बाइंड एंड स्टार्ट द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। हम किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और टीआरएनए, ये एमआरएनए को। तो एमआरएनए यहां पे आ गया, लार्ज सब यूनिट और नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले नंबर 1 पे है ना, यहां पर, कहां पर, इस वाली साइड पे, इसको ए साइट, इसको पी साइट बोलते हैं और इसको ई साइट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे टीआरएनए में 3 साइट, टीआरएनए की जो लार्ज वाली सब यूनिट है इसमें 3 गड्ढे पाए जाते हैं या 3 साइट पाई जाती हैं। ये जो 3 गड्ढे या 3 साइट हैं, सबसे पहला क्या है, ए साइट, दूसरा क्या है, पी साइट, और तीसरी क्या है, ई साइट। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ए साइट का मतलब होता है एमिनो एसिल साइट, यहां पे पहले अमीनो एसिड यहां से एंट्री करेगा, यहां से एंट्री करेगा, फिर यहां से टीआरएनए अमीनो एसिड को इधर खिसका देगा। तो पी साइट का मतलब होता है यहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो पॉली पेप्टाइल साइट, तो पॉलीपेप्टाइल साइट हो गया। ई साइट से टीआरएनए निकल लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जिट साइट, एग्जिट साइट, तो इसे हम एग्जिट साइट बोलते हैं, एग्जिट साइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां पे टीआरएनए आया, पहले यहां पे आया, कहां पे, 1 नंबर पे एमिनो एसिड साइट पे, यहां से एंट्री करता है। यहां से एंट्री करने के बाद अब क्या होता है, ये आगे की तरफ राइबोसोम यूनिट खिसकने लगती है और यहां पे कोडॉन्स को रीड करती है। तो सबसे पहला जो कोडॉन है वे एयूजी है। एयूजी के अपोजिट जो भी एंटी कोडॉन होगा, जिस टीआरएनए में एंटी कोडॉन होगा, वो आके यहां पे चिपक जाएगा। टीआरएनए आया, एयूजी का अपोजिट एंटी कोडॉन यूएसी हुआ, और ये टीआरएनए आया और अपने साथ एक एमिनो एसिड लेकर के आया। इसके बाद क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। जब राइबोसोम की यूनिट थोड़ी और आगे बढ़ गई तो क्या हुआ, ये पहले साइड से खिसक के दूसरे साइड पे आ गया और यहां पर कोई दूसरा वाला वो आ गया, टीआरएनए आ गया। अब दूसरा वाला टीआरएनए क्या करेगा, फिर से एक तीसरा वाला एंट्री करेगा। जब तीसरा वाला एंट्री करेगा तो पहला वाला टीआरएनए यहां से निकल लेगा, लेकिन निकलने से पहले इसके सर पे जो ये एमिनो एसिड था, इसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो इसका खुद का जो एमिनो एसिड है दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये आगे आएगा, ये वाला इधर से निकल जाएगा, और ये वाला क्या करेगा, ये एमिनो एसिड इसको दे देगा और ये आगे की तरफ निकल जाएगा। इस तरह से यहां से पहला वाला एंट्री करेगा, दूसरा वाला यहां पे आएगा, जब दूसरा यहां पे आएगा तो तीसरा यहां से एग्जिट करेगा। जब तीसरा एग्जिट करेगा, एग्जिट करने से पहले अपना एमिनो एसिड इस दूसरे वाले को दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा और आखिरी में जब यहां पर टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा, है ना, देखो आया ना, यूएजी आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया। जैसे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, नो टीआरएनए। तो जब इसको रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए मौजूद नहीं है तो अब क्या होगा, यहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या था, इनिशिएशन, एलोंगेशन क्या होता है, एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, इन बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पी साइड पे होता है, इसीलिए इसको पी साइड कहते हैं।
ए साइड यहाँ पे एमिनो एसिड आता है इसलिए एमिनो एसिड साइड कहते हैं, ई साइड यहाँ से ये एग्जिट कर गया इसलिए इसको ई साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एमिनो एसिड की लंबी सी चेन बन जाएगी। उसके बाद जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो ये एमिनो एसिड की जो चेन होगी वो रिलीज हो जाएगी, तो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद ये प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी और ये प्रोटीन बन जाएगी। समझ आया? बोलो भाई। सर एक बार और समझा दीजिए लास्ट वाले स्टेप्स। देखो फिर से समझिए बात को। टीआरएनए आपका बाहर आया, सॉरी एमआरएनए बाहर आया। एमआरएनए के बाहर आते ही इसमें इनिशिएशन कोडॉन है यहाँ पे, ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन अब जहां पे होगा इसी के पास में सबसे पहले आपकी ये लार्ज सब यूनिट यहाँ पे जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई, फिर स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाएगी। अब इनिशिएशन कोडॉन को रीड करने वाला इसका ऑपोजिट जो टीआरएनए है वो अपने साथ उसके नीचे वाले हिस्से में एंटी कोडॉन है, तो कोडॉन के ऑपोजिट एंटी कोडॉन आता है, ठीक है ना। हर टीआरएनए के पास एक एंटी कोडॉन होता है और टीआरएनए अपने ऊपर अपने साथ में एक एमिनो एसिड लेकर के आता है। कोडॉन को लीड किया टीआरएनए ने और एमिनो एसिड लेकर के आया। ए साइड से एंट्री की, ए साइड से एंट्री करने के बाद अब ये पी साइड पे खिसक गया। क्यों? क्योंकि इस टीआरएनए के ऊपर इसको रीड करते हुए आगे की तरफ ये क्या राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। अब जब राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो होगा क्या कि ये पहले ए साइड से पी साइड पे आएगा। जब ये पी साइड पे पहुंचेगा तब तक यहां पर एक दूसरा वाला आ चुका होगा, है ना। ये ए साइड पे एक दूसरा क्या आ चुका होगा, टीआरएनए दूसरा अमीनो एसिड लेकर के आ चुका होगा, क्योंकि अब ये दूसरे कोड को रीड कर चुका होगा। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरा वाला जब आएगा, जब तीसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा तो दूसरा यहाँ पे आएगा और से एग्जिट कर जाएगा। अब ये दूसरा वाला जो है ये इसको अपना एमिनो एसिड ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से एक के ऊपर एक एमिनो एसिड की चेन बनती जाएगी। ये सब चेन आपस में, सब एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड चेन से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे। आखिरी में जब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो इसको रीड करने वाला कोई भी टीआरएनए या एंटी कोडॉन नहीं होगा। तब क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना बंद हो जाएगी। तो इसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। पेप्टाइड चेन बनना एलोंगेशन कहलाता है। इनिशिएशन मैंने आपको बता ही दिया। जब टर्मिनेशन हो जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे एमिनो एसिड के ऊपर, यहाँ पे सॉरी राइबोसोम के ऊपर एक छेद होता है, टनल जिसको बोलते हैं। इस टनल से पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आ जाएगी और ये चेन बाहर आने के बाद आपस में चेन की फोल्डिंग हो जाएगी और फोल्डिंग होने के बाद यही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर, क्लियर है। ठीक है। अब आपको ये डायग्राम इसी स्टेप में, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप जो करिए, आपको इसको इसी को ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही आपको खूबसूरती से बना करके आना है। अगर ट्रांसलेशन पूछा जाए, अगर ट्रांसलेशन आया तो 5 मार्कर क्वेश्चन ही होगा और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ठीक है। अब वॉट एवर यू वॉन्ट दैट इज योर चॉइस, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे आप नोट कर लीजिए। ओके चलो ग्रेट। तो इसको बनाओगे या स्क्रीनशॉट लोगे? बनाओगे तो होल्ड करूंगा, स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं आगे लिखवाना शुरू कर देता हूं, आपको प्रोसेस लिखवा देता हूं। अब जैसा भी हो आप लोग बता दो, ड्रॉ करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे? ठीक है, आप लोग बाद में बना लीजिएगा, सही बात है। स्क्रीनशॉट की भी काफी बड़ा डायग्राम है ना, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, गुड ग्रेट। तो चलिए अब इसको हम 3 स्टेप में करेंगे। इनिशिएशन, एलोंगेशन मतलब चेन का लंबा होना, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, और टर्मिनेशन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद होना। ठीक है, तो नोट कीजिए। पहला फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ polypeptide chain, initiation of polypeptide chain। Initiation stage brings together mRNA and mRNA, comma a tRNA brings together
इनिशिएशन सब brings together के बाद bring together an mRNA, a tRNA, an mRNA, a tRNA, comma, which have a tRNA which have first amino acid and two subunit of and two subunit of and two subunit of ribosomes. Full stop. ये सब चीजें union of all these three component, union of all these three component, union of all these three component forms translation, initiation complex, form translation initiation complex. Full stop. Next point. The ribosomal unit bind to 5' end first. The first codon carries मीथियोनाइन. रिपीट कर दीजिए. कहां से रिपीट कर दें? द राइजोमल. थोड़ा तेज बोलो बेटा. कहां से? राइजोमल बाइंड, राइजोमल साइड बाइंड. Ribosomal bind at 5' end of mRNA. ठीक है. The first tRNA carries formyl methionine. The first tRNA carries formyl methionine. In prokaryote and methionine in eukaryote. Formyl methionine in prokaryote and methionine in eukaryote. ठीक है. एक और यहां पे स्टार बना के लिखना, एक स्टार बना के. The proteins called initiation factor. The protein called initiation factor are necessary for joining all this initiation complex. नेक्स्ट स्टार बना के एक और पॉइंट लिखेंगे.
जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी होता है वैसे जीटीपी होता है। जीटीपी सप्लाई एनर्जी, जीटीपी सप्लाई एनर्जी फॉर initiation complex. GTP supply energy for initiation complex. सेकेंड हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट नंबर, तो ये हो गया इनिशिएशन। नेक्स्ट elongation, elongation, elongation of polypeptide chain, elongation of polypeptide chain. The elongation of polypeptide chain the elongation of polypeptide chain takes place by addition of 1 by 1 amino acid to the first amino acid. क्या सर? क्या सर मतलब? अमीनो एसिड के बाद amino acid to the first amino acid. नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा देखो चार्ज टीआरएनए क्या होता है? नॉर्मल टीआरएनए तो हो गया ऐसे, है ना, ये तो हो गया आपका नॉर्मल टीआरएनए, हमने पढ़ा था किसी तरह क्लोवर लीफ मॉडल मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल टीआरएनए। जब इस टीआरएनए, ये तो नॉर्मल टीआरएनए होगा, है ना, ये नॉर्मल टीआरएनए। जब इस टीआरएनए में ये जो हमने पढ़ा था इस एंड पे, यहाँ पे जब एमिनो एसिड इस पे चिपक जाए, है ना, ये एमिनो एसिड लेके आए, तो इसको चार्ज टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड नहीं है तो अनचार्ज है, और एमिनो एसिड है इसके पास तो चार्ज टीआरएनए है, जैसे ये चार्ज टीआरएनए है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ए चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल along with amino acid, a charged tRNA molecule along with amino acid enters into ribosome, मॉलिक्यूल में क्या बताया था? a charged tRNA molecule along with amino acid enters into ribosome site A, enters into ribosome site A, ribosome site A. Next point, the amino acid on tRNA at P site and newly amino acid on tRNA at A site and newly amino acid on tRNA at A site forms peptide bond,
द रिएक्शन फुल स्टॉप, इसी में नोट करेंगे, द रिएक्शन अकर्स विदाउट इनपुट ऑफ, the reaction occurs without input of external energy, without input of external energy, full stop. The reaction is, underline करेंगे, the reaction is catalyzed by, the reaction is catalyzed by peptidyl transferase, peptidyl transferase, PEPTIDYL, peptidyl transferase. The reaction is catalyzed by peptidyl transferase. Next point. The tRNA at A site moves to P site and the P site tRNA exit from E site. Next point. The ribosome moves from the ribosome moves from 5 to 3' end direction. The ribosome moves from 5 to 3' end direction during protein synthesis. Next heading है termination and release of polypeptide chain. लिखेंगे इसमें, लिखिए, at the end of mRNA there is a stop or terminator codon. Full stop. Whenever stop codon reaches at A site, it cannot be read by any tRNA. Full stop. By this way, protein synthesis stop. By this way, protein synthesis stops. Next point, इसी में लिखे टर्मिनेशन में, a protein called
release factor, a protein called release factor. Join stop codon and by this way polypeptide chain comes out. एक फोर्थ हेडिंग डालेंगे इसी में, फोर्थ हेडिंग modification of polypeptide chain. इसमें लिखेंगे when this chain comes out in the form of this chain comes out in the form of linear molecule a protein को CHAPERON, चैपरॉन मत पढ़ना, इसको शैपरॉन पढ़ते हैं। अब प्रोटीन को अंडरलाइन करें क्या? रिपीट कर दीजिए। मॉलिक्यूल के बाद आवाज नहीं आई। When a polypeptide chain comes out in the form of linear polypeptide chain, full stop, a protein called chaperone help this polypeptide chain, a protein called chaperone help to fold this polypeptide chain correct manner. सर चैपरॉन के बाद बता दीजिए। Chaperone fold this polypeptide chain in correct form. ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस। कोई डाउट हो बताइए, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? सबको समझ में आ गया क्लियरली? यस सर। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है। अब देखो अभी तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते कोई नया टॉपिक, क्योंकि अभी 10 मिनट में नहीं हो पाएगा कोई नया टॉपिक, है ना? ठीक है, चलो ग्रेट, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है। बस यही एक सबसे समझने वाली बात थी। अब आप एक हेडिंग डाल दो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA। ये रह रहा है स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA, ये हेडिंग डाल लो। ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA एक ये पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा लैक ऑपेरॉन क्या होता है। इजी है, कुछ खास बात नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसमें रटना ही है आपको, कुछ और कुछ नहीं करना। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना? और हमारा एक मेन चैप्टर जो जेनेटिक्स का है खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो भी थोड़ा बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इकोलॉजी में लगेगा। बायोटेक में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है बायोटेक और इजी भी है ना? इसके बाद कोई भी इकोलॉजी में सीधे टाइम लगेगा। इकोलॉजी के वही 2 चैप्टर्स हैं और बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? चलो बाय।
गुड नाइट।